ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को खेल जो के बना देता है खेल दीवानों का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर और मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद वसीम। और यहाँ पर वसीम को जो बॉल कर रहे हैं, आज हमने एक बॉलर भी जो है ना वहाँ अपने स्टेडियम में बुला लिया, अपनी ग्राउंड में बुला लिया और वो बॉलर जो है आज ज़बरदस्त आपको बॉल की होगी वसीम। ऑल द वे फ्रॉम दुबई ऑल द वे फ्रॉम दुबई। आज उमर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उमर हमें मुख्तलिफ चीज़ों पर अपडेट्स करते रहे हैं। दुबई से हमारे साथ मौजूद है क्योंकि अब 2 दिन का ब्रेक आ गया, तो अब हमने उन्हें कहा कि जनाब आप भी लाहौर आइए और हमारे साथ ज़रा हमारा भी तो स्टेडियम और ग्राउंड देखें जो हमने यहाँ पे रौनक मेला लगाया हुआ है। सो वेलकम टू द शो उमर। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल दुबई में और पीएसएल की एक्साइटमेंट अब जो कराची आ रही है, पाकिस्तान आ रही है, ओवरऑल क्या चेंज आएगा यहाँ आने के बाद? देखिए एक्साइटमेंट तो दुबई ज़ाहिर है वन ऑफ द लाइवली वेन्यू है पूरी दुनिया के लिए। कराची आना, पाकिस्तान आना पीएसएल का आई थिंक यही एक पोटेंशियल है जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो बड़े अरसे से वेट किया जा रहा है। यहाँ पे आना आई थिंक ये सबसे बड़ी सक्सेस है। इसी का हम पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं। पहले 3 मैचेस आते हैं, कभी 1 मैच आता है, अब 8 मैचेस एक वेन्यू पे कराए जाएंगे। आई थिंक इससे बड़ी खुशखबरी आई थिंक पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, बिकॉज हम होम कमिंग की बात करते हैं क्रिकेट की, वो फाइनली पाकिस्तान में 8 मैचेस, इतना लंबा एक्सटेंशन अभी तक नहीं मिला पाकिस्तान को। तो आई थिंक ये एक लंबा ब्रेक मिलेगा पाकिस्तान को, एक ऐसे वेन्यू को, ऐसे इवेंट को होस्ट करना जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। तो ओवरऑल ये लोगों के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी बेहतर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। चलें, जबरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट। ये तो अच्छी बातें उमर ने बता दी है ना। उमर वहाँ का बताएं हमें कुछ कि ये मुल्तान के साथ क्या हुआ, लाहौर कलंदर के साथ क्या हुआ, इनसाइड जो लेके आए वो शेयर करें। अच्छी बात है, स्टार्ट ही करते कंट्रोवर्सी से बात होगी। देखो अच्छी बात है, हमें पता चले इनसाइड लेके आए वहाँ से। बिल्कुल इनसाइड वो तो खैर काफ़ी है लेकिन टीवी पे बोलने के लिए काफ़ी कम है। देखिए वाकई पैटर्न वही रहा है। मुल्तान पहली टीम थी, लास्ट ईयर भी सबसे पहले फिनिश उन्होंने किया, उनका डिसाइड होगा कि ये टीम अब बाहर है। लाहौर सेम वही पैटर्न, ऑन एंड ऑफ फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बाकी कराची अगेन वही बॉटम की 3 टीमें जो हैं, लाहौर, मुल्तान और यही बॉटम की लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी है। कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट थोड़ी कम नज़र आई कंपेयर टू पिछले सीजन, बिकॉज इसके बहुत से फैक्टर हैं। इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ हो गए, सारा फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया। पीएसएल पे लोगों की ऑडियंस, जो लोग आते हैं ग्राउंड में वो भी कम आए, जहाँ पे ओवरऑल टीवी में भी ऑडियंस कम देखने को मिली है हमें। ओवरऑल अच्छा इवेंट था फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक ब्रांड बन गया है तो इससे लोगों की मजबूरी है उसको फॉलो करना। लेकिन आफ्टर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज और इंसिडेंट्स हमने ये देखा कि पीएसएल जिस तरह हो रही थी वो होती रही। बहुत कोशिशें की कि किसी तरह इसको डिमोलिश करें, किसी तरह इसको डिस्टर्ब करें, लेकिन वसीम वो कर नहीं सके। और जो बात उमर कर रहे हैं कि वो जोश जज्बा थोड़ा सा कम हो गया, ये बातें जब कराची में मैच होगा ना सब खत्म। क्या कहते हैं? जो उमर ने भी अच्छी बात की है कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है, तो उसमें अगर कोई प्लेयर नहीं आता या मैचेस शिफ्ट हो गए लाहौर से कराची, इन छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पीएसएल इतना ब्रांड बन चुका है कि जहाँ पे भी इसके मैचेस होंगे, चाहे आप लाहौर में देखें, चाहे आप कराची में देखें, जहाँ पे भी होंगे, क्राउड तो आपको पाकिस्तान के अंदर तो नज़र आएगा ही आएगा। दुबई के अंदर जो क्राउड था, ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वहाँ पे, लेकिन आप और लीग्स भी देखते हैं तो बीबीएल के अलावा अगर आप देखते हैं जो बिग बैश लीग है, उसके अलावा काफ़ी जगहों पे आपको ये प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। तो इतना कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल आ जाएगी तो होपफुली ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा और क्राउड आएगा और इसी तरह आपको स्टेडियम नज़र आएगा जैसा हमारा नज़र आ रहा है। अच्छा, वन ऑफ द रीज़न पीएसएल क्यों ज़्यादा फॉलो की जाती है, बिकॉज जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर जब आते हैं, मतलब इंग्लैंड से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, तो ये एक रीज़न है उनकी मुल्क के लोगों को पीएसएल देखने की। प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड के प्लेयर खेले, वेस्ट इंडीज के अगर प्लेयर खेले, तो ये ऑब्जर्व किए जा रहे हैं दुनिया भर में। ऑल्दो टाइम जोन का फ़र्क होता है, लेकिन ये सक्सेस है कि पाकिस्तान के थोड़े लो प्रोफाइल प्लेयर आते हैं। एबी डिविलियर्स जैसे है वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल प्लेयर आया था, तो इसको फॉलो किया जा रहा था, ना कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में, बल्कि उसको देखने के लिए लोग, उनके जो अपने मुल्क के लोग हैं वो ग्राउंड में आते हैं। तो यही सक्सेस है पीएसएल में कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं और वो एंगेज करते हैं बाकी नेशंस को भी। अच्छा उमर, एक और अच्छी बात ये है कि हमने आज ये देखा कि क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स की हम बात करें कि वो कराची आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, यकीनन लोग फॉलो कर रहे होते हैं। शेन वॉटसन आ रहे हैं और बड़े ये चल रही थी बातें कि जनाब एबी भी नहीं आ रहे, अब शेन वॉटसन आएंगे नहीं आएंगे, उनकी तरफ से कह दिया गया कि वो अब आ रहे हैं। कितना बड़ा जो है ना वो वही वाली बात की जो मैं कहती हूँ ना, लाइमलाइट है, एक फैन फॉलोइंग होती है। इंटरनेशनल लोग हमारे प्लेयर्स को तो देखना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है। अगर आप बात करते हैं पीएसएल के सेल्फ या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर भी यही हुआ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जब प्लेयर्स नहीं आए पाकिस्तान, उसके बाद आपको बिल्कुल एक हल्की सी टीम नज़र आई कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। बाकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है शेन वॉटसन की, एक तो एज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, लेकिन पीएसएल के अंदर जितने भी एडिशंस हुए हैं मेन प्लेयर वो रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से खेले या उसके बाद वो कोयटा
कोयटा से जब भी खेल रहे हैं तो लोग उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। तो जहाँ AB की एक हमें थोड़ी सी वो बुरी खबर मिली कि वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके साथ एक खुशखबरी भी मिली है कि शेन वॉटसन आ रहे हैं। तो इट्स अ बिग साइन ऑफ रिलीफ फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स कि उनके सांस में सांस आया होगा कि उनके बगैर उनकी टीम पूरी नहीं होती है। तो एक ज़बरदस्त न्यूज़ है वो PSL के लिए। ठीक, अच्छा हम शेन वॉटसन की बात करें। उमर, शेन वॉटसन के साथ साथ वो तो कंफर्म हो गया, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स अभी और भी हैं जिनकी फैमिलीज के इश्यूज हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम अभी देखते हैं इस चीज़ों को कि अभी हमने आना नहीं आना, तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं या सब आने को काफी चीजें नॉर्मल हो गई। शेन वॉटसन द ओनली हाई प्रोफाइल प्लेयर, AB डिविलियर्स अपनी वजह से नहीं, कमर का प्रॉब्लम था, अदरवाइज ही वाज मेंट टू प्ले इन लाहौर, और वो अनफॉर्चुनेटली लाहौर का पूरी की पूरी लेग जो है वो कराची शिफ्ट होगी। लेकिन आई थिंक शेन वॉटसन इज द ओनली प्लेयर। कोरी एंडरसन का आई थिंक अभी थोड़ा इशू है, वो आते कि नहीं आते, बट आई एम श्योर कि पहले से कहा हुआ था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज जितने ज़्यादा लड़के पाकिस्तान आएंगे यही एग्जैक्टली पाकिस्तान को दुनिया के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया बनता है। और शेन वॉटसन वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल प्लेयर, अभी IPL भी खेलेंगे। अच्छा, AB का मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करता हूँ। AB को ज़ाहिर अब आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन AB ज़ाहिर कमर का प्रॉब्लम है, अगर शायद पुश करते वो अभी भी कोशिश की जा रही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ फाइनल के लिए यहाँ पे लाया जाए ताकि बैठ के वो यहाँ देख सकें, ताकि ये परसेप्शन दिया जाए कि वो ठीक है उनकी कमर का प्रॉब्लम है, लेकिन एक सॉफ्ट इमेज देने के लिए आई थिंक वो समहाउ करीब है इस चीज़ को एग्री करने में। उनको IPL भी खेलना है, तो उन्होंने अपना रिस्क नहीं लिया अपनी बैक के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि आपको याद होगा रनिंग करते हुए गिरे थे वो, उसके बाद से उन्होंने वो सेम AB नज़र नहीं आया आपको। ओवरऑल ठीक था वॉटसन का आना, आई थिंक कोयटा के लिए, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन काफ़ी देर से रिटायर्ड हो, 2016 से शायद रिटायर्ड है वो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। लेकिन शेन वॉटसन चूँकि हाई प्रोफाइल प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन है और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान नहीं आए, वो उनका यहाँ पे आना इस वो कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग स्टफ होता है। कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी अरसे से नहीं आ पा रहे थे किसी वजह से, वो अब आना शुरू हो गए, और ये एक मैसेज जाएगा टुवर्ड बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि देखिए जी अब वो लोग जो इनको ज़्यादा कंसर्न्स थे अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये उन लोगों को इनकरेज करेगा जो अभी भी थोड़ा स्टबर्न उनका बिहेवियर है टुवर्ड पाकिस्तान। तो कोरी एंडरसन की आपने बात की, अब ये डील तो नहीं चल रही है कि प्लेइंग 11 में मुझे खिलाएंगे तो तब मैं पाकिस्तान आऊंगा, क्योंकि लास्ट मैच में वो ड्रॉप हो गए थे। पाकिस्तान में PSL की बात होती है तो इट्स मोर देन प्लेइंग 11, इट्स अबाउट कि आपको आना यहाँ पे, बिकॉज हर टीम 6 टीमों का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड पाकिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के अलावा मैं कह रहा हूँ आपको, बिकॉज यही लोग हैं जो पैसा स्पेंड करते हैं, और यही लोगों का रोल है, कंट्रीब्यूशन है कि इन प्लेयर्स को इनकरेज करें। जैसे जावेद अफरीदी, आई मीन आपको एडमायर करना पड़ेगा उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड प्लेयर, वो कन्विंस डैरन सेमे जो है ही लुक्स लाइक, आई मीन लोकली उनको फॉलो किया जाता है, तो ये पूरा साल उनका ख्याल रखते हैं ना, तो ये भी फैक्टर है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक प्ले, ये तमाम की तमाम फ्रेंचाइजीज अपना रोल प्ले कर रही है, इन प्लेयर्स को कन्विंस करेंगे, जो इवेंचुअली हम लोग को हेल्प करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा और दुनिया को मैसेज पहुंचाने में हमें हेल्प करेगा। वैसे रमशा आपकी फेवरेट टीम की बात हो रही है, यहाँ पे लाहौर कलंदर्स की AB की बात हुई है, कोरी एंडरसन की बात हुई है, तो उनके कोचिंग स्टाफ का हाल सुनाए। आकिब जावेद अभी तक कायम है उधर ही, उनके ऑनर्स की सुनाए कि उनके फवाद राना को तो देखते रहते हैं बेचारे को, तो इस दफ़ा क्या आपको लग रहा है कि चेंज नज़र आएगी आपको या वही सेम पैटर्न? देखिए इमोशंस तो हमेशा से रहे हैं, अप डाउन होते रहे उनके ड्रेसिंग रूम में, इवन के ड्रेसिंग रूम बल्कि रोप पे भी हमने देखा आकिब जावेद, बिकॉज देखिए आकिब एज अ कोच ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनका जो प्लेइंग 11 है, हमने जब 20 लड़के देखे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड, अगर हम वसीम एग्री करेंगे या आई डोंट नो शायद डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन 6 टीमों में सबसे बेस्ट स्क्वाड जो पिक हुआ था ड्राफ्ट में, बैलेंस बैटिंग बॉलिंग, अगर हम पूरा मिडिल ऑर्डर देखें तो लाहौर का बेस्ट स्क्वाड था। लेकिन जैसे ही PSL शुरू हुई, उनके जो पुराने मसले मसाइल हैं, इंजरीज के, कुछ लड़कों को वापस जाना है, वो दोबारा से उनको 2-4 होना पड़ा उस चीज़ से। ये एक मेजर सेटबैक वंस अगेन लाहौर के साथ एक एलिमेंट रहा है और रहेगा अभी तक, क्योंकि 2 मैच अभी बाकी है कराची में, AB डिविलियर नहीं आ रहे, हफीज़ इंजर्ड हो गए, शाहीन अफरीदी जो मेजर आपकी 3-4 मैचेस थे आपके जिनमें उनको खेलना चाहिए था, लोगों ने मिस किया उनको, वहाँ पे उन्होंने मिस किया, अब ना खेल पाए उस 11 में। यासिर शाह जो है आई थिंक वो रॉन्ग 11 में शायद वो नहीं पढ़ना चाह रहे थे, उनको डाला गया, प्रेसिस्ट किया गया, सलमान बट को लाया गया। आई मीन ये चीज़ें उनको 6 मैच लगे अपने आप को सेटल करने में, जब वो सेटल हुए मजीद इंजरीज हुई और उसके बाद से 3 साल हो गए, सवाल ये पूछ रही हूँ, चौथा साल है, क्यों नहीं सेटल हो चौथा साल, लेकिन अभी इसलिए कल ही हम वसीम ये बात कर रहे थे, मैंने आपसे भी यही बात पूछी थी, और मैं चाहूंगी कि आप मजीद भी कहें कि भाई 2 दफ़ा तो कैप्टन चेंज हो चुके हैं, अभी फ़खर जमान आ गए,
आप समझते हैं कि अब टीम सेटल हो गई? क्योंकि उमर ये बात कह रहे हैं कि टीम सेटल देखिए, होने अगर में आप कितना टाइम लगा। अगर आप एक्सक्यूजेज या रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली ये फैक्टर्स रहे हैं। कैप्टन का बड़ा प्रॉब्लम उनको रहा है, प्लेयर्स इंजर्ड हुए, इसका भी उनको सेटबैक हुआ है, लेकिन टैक्टिक्स में नज़र आया है आपको, क्योंकि हमने देखा है कि प्लेइंग 11 एट टाइम सही नहीं उतरती आपके। उसके बाद जो अप्रोच है प्लेयर्स की, जो गेम प्लान है, उसमें कमी नज़र आ रही है। कल का जो आपका जो मैच था, बिगेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने कि वो पेशावर ज़ालमी ने वो मैच जीता नहीं है, वो मैच लाहौर कलंदर्स ने हारा है कि 30 रन पे 5 विकेटें गिर चुकी हैं। उसके बाद कैप्टन आपका अजीब अंदर डिसीजन ले रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हेड कोच बाहर बैठे हुए हैं एंड दे आर अलाउड कि वो बाउंड्री ड्रॉप के ऊपर आके मैसेज भी भेज सकते हैं, ग्लव्स दे के किसी को भेज सकते हैं, टाइम आपको मिलता है। तो सिर्फ वो गुस्सा करने से रोप के ऊपर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। चौथा साल हो गया, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, क्योंकि लाहौर से बड़ी उम्मीदें होती हैं पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि पूरा साल वो दिल तो जीतते हैं लेकिन मैचेस नहीं जीतते। तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रॉफी जो है ना वो असाइन की हुई है ना, कि वो तो मिलती है उनको, हर साल मिलती है। टीम स्पिरिट ट्रॉफी समथिंग क्या है वो? हाँ जी, वो मिलता है उनको, वो उसी हर पे दफा बेचारे ले जाते हैं, उसी में खुश है वो। They are still the most popular team in बल्कि PSL Exactly. सबसे पॉपुलर लेकिन है। अपनी क्रिकेट की वजह से पॉपुलर नहीं है ना, मसला ये। हाँ, इन प्लेयर वो इंडिविजुअली पाकिस्तानी कौम को आप कहते हैं ना उमर के बड़े सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल, तो बेचारे सारे इमोशंस बेचारे हार जाते हैं। तो वो अच्छा, इसके बावजूद उनके जो इंडिविजुअल प्लेयर हैं, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, लेमिन चेन्नई, दे आर द बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो एज अ टीम जब खेलते हैं, अच्छा आपको एग्री करना पड़ेगा इस बात पे कि लाहौर ने 90% जो मैचेस हारे हैं वो बड़े क्लोज मैचेस हारे हैं, बने बनाए मैचेस हारे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटजी का इशू है। ज़ाहिर है फ़खर ज़मान आई थिंक उससे पहले कभी उन्होंने कप्तानी नहीं की, शायद नहीं की, कभी आज तक नहीं की। तो ये एक ज़ाहिर है फॉरेन प्लेयर्स आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, अपने लोकल प्लेयर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये इट कम्स विद एक्सपीरियंस आई गेस, इट कम विद मोर गेम्स यू प्ले एज अ कैप्टन। तो अगेन मैं उनको यही बोलूँगा, वन मोस्ट अनफॉर्चुनेट टीम रही है इस बार भी, बट दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। हमने देखा। अच्छा, कैप्टन चेंज हो रहे हैं। अगर हम सम अप करें ना, तो लाहौर कलंदर्स की पहले 3 साल ड्राफ्ट के अंदर टीम पिक सही नहीं होती थी। आई एग्री कि उसमें काफ़ी खामियां नजर आती थी। इस साल वन ऑफ द बेस्ट टीम, जैसे उमर ने भी कहा कि बेस्ट पिक उन्होंने टीम की थी। ठीक है, उसमें कुछ इंजरीज हुई हैं, लेकिन फिर भी इनकी टीम मैचेस जीतने चाहिए थे इनको, लेकिन वो गलत स्ट्रैटेजी की वजह से हुए हैं। क्योंकि जितनी भी बातें पहले 3 साल में हुई थी, चाहे फॉरेन कोचेज़ की बात करें, उन्होंने उसको फारिग किया, लोकल कैप्टन नहीं बनाया जी, फिर जी लोकल कैप्टन हमें बनाना है, इस साल वो बनाया, लेकिन वो भी नहीं चल सके। तो समथिंग इज समवेयर रॉन्ग आउटसाइड द ग्राउंड। सिर्फ अंदर ही हमें जो नजर आ रहा है प्रॉब्लम इनके जो ज्यादा है, कोचिंग स्टाफ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। कोचिंग स्टाफ पे भी क्वेश्चन मार्क तो आएंगे ना, जब चौथा साल आपका जा रहा है। लास्ट ईयर जो कोचिंग स्टाफ के साथ, लोकल के साथ किया, वो भी आपको याद होगा, जो अतीकुज़्ज़मान के साथ हुआ या कबीर खान के साथ हुआ, किस तरह उनकी इंसल्ट की गई, उनको ग्राउंड में नहीं लेके जाया गया। तो कुछ ना कुछ तो बदलना होगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लाहौर कलंदर्स बेहतर परफॉर्म करें। बिल्कुल, यकीनन सारी टीम्स ही अपनी टीम्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस यकीनन उनसे देखना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे, जब कैप्टन्स का आप लोग जिक्र कर रहे थे, तो जब मोहम्मद समी आए, कैप्टन यहाँ पे चेंज हुए। कल मिसबा को हमने खेलते हुए देखा, तो शायद मिस किया होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। और बस ओवरऑल समी की कैप्टनसी आपको लगता है कि जितनी अच्छी कैप्टनसी इस्लामाबाद यूनाइटेड में होती थी, वैसे ही अभी भी वो? देखिए, इस्लामाबाद को तो मैं लकी बोलूँगा कि इस तरह की कप्तानी के बावजूद, क्योंकि समी भी ठीक है, उनको एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक लेवल पर उन्होंने कप्तानी की भी है, चाहे आप कराची की बात करें या अपने डिपार्टमेंट की कप्तानी उन्होंने की हुई है। लेकिन PSL के अंदर ऑब्वियसली जिसका भी ये पहला एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए। तो हमें काफ़ी खामियां हमें मोहम्मद समी की कप्तानी में भी नज़र आई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मैचेस जीते हैं, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से। एज अ टीम भी कि उसमें बेहतरी आ रही है दिन ब दिन। लेकिन जो लाहौर की हम देख रहे हैं, वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। लेकिन एक मेजर फैक्टर इस्लामाबाद का इस साल जो इतना ज़्यादा वो कंसिस्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर वो हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया था, तो वापस नहीं मुड़े थे वो। इस साल वो हारे, जीते, फिर हार रहे हैं, तो उसमें भी आपको नजर आ रहा है टैक्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है। और डेफिनेटली मिसबा उल हक का या दुमनी की बात करते हैं, लास्ट ईयर कप्तानी की मिस करी है यहाँ पे। चले, मिसबा को खास से लोगों ने मिस किया, क्योंकि वो जब वो मैचेस नहीं खेल रहे थे तो बात यही हो रही थी उमर के मिसबा आखिर हैं किधर, कहाँ थे मिसबा इतने दिनों तक, हम आपसे बातें करते भी रहे। लेकिन खैर बहरहाल जब मिसबा आए और उन्होंने दिखा दिया कि मिसबा है जी, और उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुई हैं, जिस तरीके से उनको वेलकम किया, सही बताना है आपने, टीम ने फिट थे कि नहीं? ही वाज फिट, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। उन्होंने खुद भी मुझे, मैं उनसे बात जब कर रहा था, उन्होंने कहा था मैं फिट हूँ। पिछले 2 मैचेस वो खेल सकते थे, लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ था,
यंगस्टर जो ऊपर अपनी जो स्लॉट थी उसमें फिल इन कर रहे थे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो जगह नहीं बनी उनकी, जगह बन नहीं रही थी। और ये बात ये बड़ी तो हार्श रियलिटी है, क्योंकि 44 ईयर्स के हैं, बट उन्होंने कल दिखाया कि हाउ वो कैसे एज को डिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी आप किस्मत देखें कि वही पाकिस्तान टीम वाला हाल के 20 रन पे 4-5 विकेट गिरी हैं, मिसबा बैटिंग करने जा रहा है, वहां से उसने अपनी टीम को निकाला और मैच जिताया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो वैलिड पॉइंट है कि वसीम, ये जो बातें होती हैं कि जी एज फैक्टर इन्वॉल्व होता है, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं, T20 क्रिकेट में तो नए प्लेयर्स का काम है, यहाँ फिर आके वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। देखिए हर लड़का फिट नहीं होता इस एज में, हर लड़का फिट नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। इवन कि मिसबा भी नॉट वन ऑफ द फिटेस्ट अराउंड, वो अभी देखिए ना 2 मैच खेले, इंजर्ड हुए, उनकी हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ, अभी खेले, अब कोई पता नहीं एक मैच और खेले तो उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए, तो ये एक कॉमन चीज है। 44 इयर्स की उनकी एज है, एक मैच देख के डिटरमाइन करना उस दिन उस पिच पे आपने क्या हुआ, उसकी बैट और बॉल आपने कैसे की, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा करके मैचेस का एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। उमर भी हमारे साथ है, वसीम भी हमारे साथ है, ज्वाइन कीजिएगा मैं आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। सीने में वो दिल न कभी घबराए, तेरी मेरी रगों में जो ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू और बजा बजा दे तू। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं कि जो मैचेस रहे और साथ साथ हम बहुत सारे प्लेयर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान जो लीग आ रही है। आप क्या कर रहे थे वसीम? मैं जरा पिच पे डिस्कशन कर रहा था कि यूएई की जो पिचेस थी हमारी पिच से वो बेहतर थी, इस तरह कोई बाउंस या उसमें नजर आ रहा था, क्योंकि इसमें बाउंस भी है, पेस भी है। इवन के रमशा ने बॉलिंग की थी और वो भी बॉल ना काफी ऊपर जो आप पिच अभी दिखा रहे हैं मुझे, ये पिच में ज्यादा बाउंस लगता है, ज्यादा स्किप सीम भी करेगा ये, अदरवाइज यूएई में तो आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसी पिच बन सकती हैं। हाँ, दुबई में आपको शायद पहले दिन याद होगा, पिच काफी ग्रीन था, बट वो धोखा था, वो ग्रीन नहीं था। रन तो बने थे, सबसे ज्यादा रन भी उसी दिन ही बने थे जब वो ग्रीन। अच्छा, यूएई में आई थिंक आप तो ज्यादा आप खेले भी बहुत ज्यादा, ग्रीन पिचेस बन सकती है यूएई में? मेरा नहीं ख्याल कि जितनी धूप लगती है वहाँ पे। वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उसमें जानदार पिच नहीं बन सकती है और पाकिस्तान के अंदर जैसी पिचेस बनती हैं वैसे तो दुनिया में कहीं नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जानदार भी होती हैं, वो गीली भी होती हैं। आप तंज कर रहे हैं? नहीं, तो अब ये जो मुझे फिर वो याद आ गया ना कि हमारे जो नए एमडी साहब आए हैं, माशाल्लाह इतना हैवी पैकेज उनको मिल रहा है, आते ही उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, जजमेंट दे दिए जी कि पाकिस्तान में बैटिंग इसलिए नहीं होती अच्छी कि हमारी पिचेस ठीक नहीं है। वो ये तो सबको पता था, पिछले 15 साल से सारा रोना रो रहे हैं, अब इसका हल कोई ढूंढे और रियलिटी ढूंढे। ये सिर्फ कह देने से कि पिचेस ठीक नहीं है ये ट्रू नहीं है। क्योंकि चले अब जो कराची में पिच सेट की है वो उन्होंने ठीक बनवाई है, फिर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, होपफुली आगे होंगे दुबई से वापस बड़े रन बनेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग बात करें, इससे पहले कि मैचेस की तरफ बात करें, उनका पोस्टमार्टम करें, किसमें क्या हुआ, किसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस रही, लेकिन जरा हम बात उससे पहले, क्योंकि ब्रेक से पहले डिस्कशन चल रहा था, मिसबा बहुत ज़्यादा खबरों में गर्म रहते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, उनकी फिटनेस पर कई लोग सवाल उठाते हैं, कुछ लोग उनको फेवर भी करते हैं कि नहीं जी मिसबा अपने आप को प्रूव करते हैं। मिसबा की फिटनेस पर तो सवाल उठते हैं, लोग उनके बारे में कॉमेंट करते हैं। कल कोयटा से आजम खान खेले वसीम, उनकी फिटनेस पे किसी ने सवाल किया, मैं तो देख के हैरान लगी, मुझे वो मोटू याद आ गया कि कैसे जो है ना वो पीछे से टर्न्स मारे जाते थे और आवाजें करती जाती थी। देखिए, एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना आपको एक चीज देखनी होगी, फैंस को भी, कि अगर हम देखते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट किसी को वो ओबे करना उनका काम नहीं है, कि पीसीबी की पॉलिसी को उन्होंने नहीं फॉलो करना। फ्रेंचाइज चाहिए कि मोइन खान ने खुद खेलना है तो मोइन खान खुद खेल सकते हैं, नदीम उमर खेलना चाहें वो खुद खेल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये उनकी अपनी टीम है, वो मालिक है इस टीम के, इसके साथ वो जो मर्जी करें। लेकिन आपने जो बात की है, कल से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर भी, आजम खान की फिटनेस के ऊपर भी। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो ही कैन प्ले, मतलब इस पे नहीं है कि उसको खेलना नहीं आता, ही कैन प्ले, लेकिन जो फिटनेस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं उसके। और होपफुली मोइन खान खुद इतने बड़े उनका नाम है तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि नदीम उमर ने तो लास्ट ईयर क्रिस गेल कह दिया था इनको कि अगर वो खेलते हुए आप उनको देखेंगे तो नो डाउट टैलेंट है आजम खान के अंदर, मेरे साथ भी वो खेला है, मेरे अंदर भी वो खेला हुआ है, लेकिन फिटनेस का टैलेंट है तो उनकी फिटनेस पर भी उस तरीके से वो ध्यान नहीं देते। क्या उमर के आप साथ रहे होंगे, चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बहुत मोर देन फिटनेस, ही प्रोबब्ली ही इज फिटर फॉर 20 ओवर गेम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रिकेटिंग एक बॉडी चाहिए होती है आपको, फिजिक जो है वो प्रॉब्ली शायद फिट इन नहीं करती वर्ल्ड क्रिकेट में आजकल, बिकॉज पिछले 3 साल से फिटनेस के ऊपर, आपकी फिजिक के ऊपर लड़के, अगर आपको
विराट कोहली की आपको याद हो, विराट कोहली ने ऐसे ऐसे लड़कों को बाहर बिठा दिया है जो प्रॉब्ली दिखते बड़े अच्छे हैं बैटिंग करते हुए, लेकिन वो फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान में भी पिछले 4 साल से ये कल्चर डेवलप हो गया हुआ है, और ऐसे लोग जो हैं वो मिसफिट हैं इस सिस्टम के अंदर। बट अगेन टैलेंटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी मैंने 2-3 इनिंग्स देखी थी कराची में, जो नाइट क्रिकेट होती है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है फ्रेंचाइज क्रिकेट, आपने जो बात की, यहाँ पे आपको लेवरेज होती है, यहाँ पे आपके पास इतना मौका होता है कि आप ऐसे लड़कों को खिला के टेस्ट कर लें आप। लेकिन ये डिबेट रहेगी, आई थिंक हमेशा रहेगी कि मोइन का बेटा है तो खेल गया ये वो, बट अगेन वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, ये नहीं कि वो सिस्टम में है। आई थिंक आपकी पीटीवी में शायद वो टीम में रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट वो। हाँ, फिजिक पे आई थिंक उनको खुद काम करना पड़ेगा, और ये काफ़ी देर तक नहीं चल पाएगा। ये शायद 1 या 2 मैच में चलेगा, लंबा आप इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते इस फिजिक को, और बड़ी आराम से ख्याल रखना होगा। जरा वसीम को दिखाए ना, वसीम कितना अपना ख्याल रखते हैं, प्रॉपर फिट है, यहाँ पे वॉक जॉग कर रहे होते हैं, भरपूर अपना ख्याल रखते हैं, इसी वजह से कि वो शायद इंजमामुल हक को फॉलो करते हैं ज़्यादा, कि इंजमाम जब खेलते तो उनका सहाय जाता था। लेकिन रमशा, ये डिबेट हमारी क्रिकेट से कभी नहीं निकल सकती। आप पिछले 50 साल बल्कि 70 साल पूरे निकाल के देख लें कि उस दौर से भतीजे भांजे बेटों पे डिबेट चलती आ रही है, तो ये अभी भी चलती रहेगी ये डिबेट। तो लेकिन इसके अंदर आप ऑफिशियली आप कंप्लेन नहीं कर सकते जी कि वो ये क्या कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उनकी टीम है, उस टीम के साथ वो जो मर्जी करें, जिसको मर्जी वो खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान टीम के अंदर नजर आएंगी तो उसके लिए फिर बहुत से लोगों को जवाब देने होंगे, पीसीबी में भी, या उसके बाद अगर आप देखते हैं सेलेक्टर्स को भी जवाब देने होंगे। अभी इमामुल हक का इशू आपके सामने है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, वो हर चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से वो आया था उस पर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन थी लोगों को, और अभी तक वो हैं कि वो क्रिकेटर तो अच्छा है, लेकिन आया उस टाइम पे उसकी जगह बनती थी या नंबर किसी और का था। तो थोड़ी सी लीवरेज की बात है ना, एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की है, तो दूसरा भतीजा भांजा बेटा होने में भी लीवरेज आपको काफ़ी मिल जाती है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा यहाँ पे। देखिए, दुनिया भर में होता है, लड़के बच्चों के, जिनके पुराने क्रिकेटर उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे चूँकि एक एशियन कल्चर है, यहाँ पे बहुत आराम से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हर चीज़ को थोड़ा सैनिकल होकर देखा जाता है, जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, अगर हमारे मुल्क में डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर के बच्चे तो क्रिकेटर के बच्चे क्यों नहीं बन सकते क्रिकेटर? ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस का इशू है। आप फास्ट ट्रैक करने की बात करते हैं, इमाम को मैं काफ़ी देर से फॉलो करता आ रहा हूँ। आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसको फास्ट ट्रैक किया गया। ही वाज ऑलवेज इन द सिस्टम। अंडर 15 खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला। आप ये डिबेट बहुत लंबी हो जानी है, हमने पीएसएल पे बात करनी है कि क्वेश्चन ये था कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर ना होते तो इमामुल हक खेलते। शोएब मोहम्मद की मिसाल आपके सामने, जितने भी मिसालें हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है, इसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि बेटा या भांजा होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मामू कोच होंगे या चचा आपके सिलेक्टर होंगे, जब आपकी सिलेक्शन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो इस पर शायद एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जहाँ पे इसका कॉन्फ्लिक्ट आता है तो रिजाइन कर दें। जो बात उमर कर रहे थे उससे देख के मुझे लगा कि उमर जो है ना खासी पॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों किसी पॉलिटिशियन ने भी ये बयान दिया था कि जब सियासतदान में हो सकता है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो सकता है, तो सियासतदान का बच्चा सियासतदान में क्यों नहीं? इल्जाम का ऐड कर दूं, इमाम का जो आपने बात की, मैंने मिकी ऑर्सन से भी बात की, तो मैंने 2-3 और लोगों से बात की। जब इमाम की सिलेक्शन होने लगी थी फर्स्ट टाइम, तो इंजमाम वाज नॉट देयर इन द मीटिंग। उन्होंने अपने आप को थोड़ा बाहर कर लिया, उन्होंने बोला ये डिसीजन आपको लेना है। ओपनिंग स्लॉट पे ये 3 ऑप्शंस है। ग्रांट फ्लावर ने बड़ा पार्ट प्ले किया, बिकॉज वो बैटिंग कोच है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया कि मैं टेक ओवर करता हूँ, और मिकी और दोनों ने डिसाइड किया कि हाँ इमाम को होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे थे उनको, उनकी क्रिकेट को देख रहे थे, उनको नेट्स में देख रहे थे, तो उनके पास ऑप्शन वैसे भी ऑप्शन ओपनिंग स्लॉट में कम थी। अंटिल उन्होंने से वसीम खुद आते बैट पकड़ के। इसका मैं सिंपल जवाब आपको दे देता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर जब टीम मीटिंग के दौरान हेड कोच ने एक ओपनर को मुंह पे कह दिया था कि मैं आपको दोबारा पाकिस्तान टीम में ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहता, आपने फेक इंजरी की है, आपने मैच छोड़ा है, आप टूर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस टीम में आते हैं और वो स्टार भी बन जाते हैं। तो फिर छोड़ें इस डिबेट को, उमर आपको भी पता है बहुत सारी बातें ऐसी हैं, और कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा हिस्सा रही है। बहुत सारी जो है ना फेवरेटिज्म, मेरिट, डिमेरिट्स, सारी चीज़ें हमने देखते रहे हैं। भारत पीएसएल पे वापस आते हैं और हमने इसको बड़ा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अब सुपर लीग का जो है ना वो पाकिस्तान आ रही है, कराची आ रही है, तो मुझे तो उसकी एक्साइटमेंट ही
बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले अब कल के मैच की बात कर लेते हैं क्योंकि अब 2 दिन का ब्रेक है। तो कल क्या हुआ, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी देन अगेन आप कह रहे थे कि जीत जाएंगे मैच और निकल जाएंगे। जाते जाते एक और जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आजम खान के खेलने पे शायद इतना रिएक्शन लोगों का नहीं आना था, लेकिन उसकी जगह लड़का नहीं खेला है, उसकी वजह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरी ही टीम का एक और लड़का था, आजम भी मेरी टीम में था, सऊद शकील जो कि फ्यूचर स्टार है आपका, उसकी जगह बनती थी, उसको नहीं खिलाया गया, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन रेज हुए हैं। अगर यहाँ पे सऊद को भी चांस दे दिया जाता, उसके अगर वो फेल होता फिर आप आजम खान को खिलाते तो शायद इतनी बातें भी नहीं होनी थी। लेकिन सऊद शकील आई कैन टेल यू कि फ्यूचर स्टार है आपका। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर स्टार जो जिनको रेकमेंड करें, क्योंकि प्रेडिक्शंस जो है वो वसीम बाबा पीर साईं की ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त भी होती है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो कोशिश करूँगी कि अब मैं इनसे मैच की इसका पोस्टमार्टम भी करा लूँ, क्योंकि दोनों एनालिस्ट मिल गए और वाकई बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनके बारे में हम वाकई देखते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं और वो चीज़ें इन्फ्लुएंस रखती हैं हमारी क्रिकेट के ऊपर। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, बात करेंगे कल के मैचेस पर। स्टे विद अस इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। स्टे विद अस। तू ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा, ये खेल दीवानों का, दिल की पुकार है ये। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। तो अब हम बात करेंगे कल के मैचेस पर। लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो मैच खेला गया, शुरू में लग रहा ये था कि लाहौर कलंदर ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैच पेशावर ज़ल्मी जीत गए। कलंदर स्पेशल क्योंकि जब 125 रन का टारगेट था उस टाइम हमारा शो चल रहा था, आपने प्रेडिक्शन मांगी थी और उस टाइम पे 5 विकेटें गिर चुकी थी ज़ालमी की। मैंने फिर भी कहा था कि ये ज़ालमी मैच जीतेगा। दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द ज़ालमी, मैंने कहा था ये मैच जीतेगा कि मुझे पता था कि कलंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि वो जीता हुआ मैच हार जाते, और कल भी यही नज़र आया। ट्रिकी सिचुएशन थी, पिच अगर आप कंडीशंस देखते हैं कल का पिच इतना अच्छा नहीं था, बॉलिंग के लिए साजगार था, बॉल निकल रहा था, थोड़ी सीम मूवमेंट भी हो रही थी। अगर आप स्पिनर्स को देखते हैं बॉल उनका भी ग्रिप कर रहा था, तो 125 का टारगेट वैसे कहने को तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए थोड़ा सा चैलेंजिंग था और लग रहा था कि अच्छा स्टार्ट अगर यहाँ पे मिला, शुरू में विकेटें मिली जो कि मिली वहाँ पे कलंदर्स को, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग में क्या हुआ, क्योंकि 124 रन का टारगेट जो उन्होंने दिया था, इतना कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाए जैसे अभी कंडीशंस है, मैचेस की अब सिचुएशन है। टू मेनी चेंजेस इन द टीम भी अगर आप देखते हैं कल 5 चेंजेस आपको प्लेइंग 11 के अंदर नजर आई हैं। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर, कल डेविस को हमने देखा वो ओपन करने आए फ़खर जमान के साथ, तो उससे पहले सुहेल अख्तर थे, फिर गौहर अली फॉर सम रीज़न उनको ओपन करवाएगी, फिर वो टीम का हिस्सा भी नहीं है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी थी समझ नहीं आई है। थोड़ा सा जो कंसर्न जो बढ़ा रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए उनके कैप्टन का। फ़खर जमान ने शुरू में 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन उसके बाद से वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं, तो उस तरह का स्टार्ट नहीं मिला। थोड़ा सा हमने देखा था सुहेल अख्तर शुरू में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी एज एन ओपनर, फिर उनको मिडिल ऑर्डर में लेके आया गया, जो कि बुरी, वो मैं उसको नहीं बोलूँगा मूव, क्योंकि आई थिंक वो बेहतर प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, लेकिन फिर भी 125 रन बन गए थे। और एक जो अच्छी चीज़ कल की गई कि हारिस सुहेल को खिलाया गया, क्योंकि पिच की डिमांड ये थी कि आपको टेक्निकली एक करेक्ट बैट्समैन यहाँ पे चाहिए जो थोड़ा सर्वाइव भी करे और उसके साथ साथ प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले। वो हमें कल हारिस सुहेल की जानिब से नजर आए, स्क्वायर ऑफ द विकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनके जो 43 रन थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में हमने आके देखा कि विस्से के वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लाहौर के अंदर आके, कि लास्ट वो कराची में थे लेकिन उनके ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिले थे। स्ट्रॉन्ग फिनिश उनकी जानिब से कल नजर आई और 125 लग रहा था कि एनीथिंग कुड हैपन, क्योंकि डे बिफोर येस्टरडे हमने देखा था 118 चेस करते हुए कराची किंग्स की टांगें थोड़ी सी कांपी थी, तो इसलिए लग रहा था कि कल होगी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट थोड़ा सा बॉलर्स को भी जाता है कि अच्छी लाइंस के ऊपर उन्होंने बॉलिंग की। अगर आप बात करते हैं बॉलिंग का स्टार्ट तो लाहौर ने भी अच्छा किया था, लेकिन बात वही है ना कि जब आप टारगेट इतना कम सेट कर रहे हो, जो बात वसीम कर रहे हो, उमर से भी मैं चाहती हूँ कि इस पर बताएं उमर मसला क्या है। बात वही बार बार वसीम भी कहते रहे कि कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे सेट नहीं हुए, हर दफ़ा कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ उतरते हैं, वो परफॉर्मेंसेस उनकी कंसिस्टेंट नहीं है, क्या वजह क्या है? आई थिंक 8 मैचेस राहत अली क्यों ड्रॉप हुए थे, हाईएस्ट विकेट टेकर वो एक टाइम पे जा रहे थे। इससे पिछले मैच में राहत अली क्यों नहीं खेले थे, आप उधर थे, आप बताएं जरा। देखिए 8 मैचेस आई थिंक लाहौर खेला अब तक, आई थिंक 7 कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किया उन्होंने, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लाहौर जो है वो भी कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने इम्प्लीमेंटेशन में, जो आपने राहत की बात की थी, राहत इज वन ऑफ द बॉलर, बॉल को स्किट करता है। आई थिंक आपके साथ थोड़ा केरल में खेला काफी अच्छा, बिल्कुल
तो वो बॉलर उन्होंने एजाज चीमा को प्रेफर किया गया नए कप्तान फ़खर जमान की वजह से। उन्होंने बोला कि मुझे एजाज को खिलाना है, बिकॉज एक इंप्रेशन बना हुआ था उनके माइंड में कि एजाज चीमा वो बॉलर है जो डेथ ओवर में बड़े अच्छे बॉलर करता है। आकिब जावेद हर साल यही कहेंगे जी मकल्लम की ये डिसीजन था जी, उन्होंने अजहर अली को नहीं रखना था, नहीं रखा। ये प्लेइंग 11 उसकी थी, समटाइम होता है कि सेहत होती है हेड कोच की है, थोड़ी सी क्या बहुत से है उनकी, लेकिन बात ये ना कि यू इधर गेट कन्विंस्ड और कन्विंस कर पाते। प्रॉब्ली शायद फ़खर कन्विंस कर पाया होगा कि एजाज, देखिए एजाज की रेपुटेशन हम सबको पता है कि इज़ अ वेरी गुड फाइन बॉलर फॉर द डेथ ओवर, लेकिन अब ये बात को भी 2 साल हो गए हैं। आपको एशिया कप याद होगा, जब एजाज का नाम हमारे माइंड में आता है, एशिया कप का आखिरी ओवर याद आता है जब उसने डिफेंड किया था वो रन, यही इंप्रेशन। लेकिन शायद फ़खर ज़्यादा इंप्रेस थे जी, उन्होंने शायद देखा हुआ था, ही ग्रो अप वाचिंग एजाज। आई थिंक इट्स अबाउट द टाइमिंग आल्सो कि आप शुरू से एजाज को खिलाते, यू नो, थोड़ा सा वो यूज्ड टू हो जाते हैं पीएसएल के, इतना बड़ा मैच, क्रूशियल मैच, यू नो, और उसके अंदर आपने खिला दिया, तो ये भी फिर कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में बैटिंग की हम चूंकि बात करें तो जरा लाहौर कलंदर्स की तरफ नजर डालते हैं कि जो 4 एंड 6 उनकी तरफ से लगाए गए वो कैसे थे और कितनी अच्छी उनकी बैटिंग रही। ओवरऑल हैव अ लुक प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। लाहौर कलंदर की हमने बैटिंग तो देखी, जरा पेशावर। हाँ, लेकिन देख बैटिंग के अंदर में थोड़ा सा अगर पिच की आप बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज यहाँ पे बैट्समैन खेले हैं, पिच के अंदर पेस भी थी, बाउंस भी था, स्क्वेरल विकेट आपको चौके देखने को मिले हैं, एजेस इस इनिंग्स में भी लगे, स्लिप में से भी आपको चौके नजर आए, स्लिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो जालमी ने भी थोड़ी मिस्टेक की कि थोड़ा अटैक वहाँ पे उनको करना चाहिए था, लेकिन फिर भी 125 रन का टारगेट था, तो उनकी इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं जिस तरफ आप आ रही हैं कलंदर्स की बैटिंग की जानिब, पेशावर जालमी की बैटिंग की जानिब, कि 5 विकेटें गिर चुकी थी वहाँ पे। अगर हम पिच की बात करते हैं या अपना यू नो फील्ड प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, उमर आए आपको एक और ग्राउंड भी हम दिखाते हैं कि कल आपको काफ़ी बाउंड्रीज नज़र आई थर्ड मैन एरिया में, अभी आपने चौके देखे हैं यहाँ पे, यू नो, जालमी के अगर आपने देखे हैं, उसके बाद कलंदर की जब हम बैटिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको फील्डर्स कम नज़र आ रहे हैं ही नहीं है, सिर्फ आप सिंगल देने पे खुश हैं जी कि चौके नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे आपको स्लिप रखनी चाहिए थी, 2 स्लिपें रखनी चाहिए थी, या एक गली रखनी चाहिए थी। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बॉल्स गए हैं। 5 विकेटें लेने के बाद भी जो फील्ड प्लेसमेंट हमें फ़खर जमान की जानिब से नज़र आई कि उसके फील्डर्स, यू नो, स्क्वायर बाउंड्री पे खड़े हुए थे, सामने वाली फील्डर भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पीछे खड़े हुए थे, बाउंड्री पे खड़े थे। सबसे मुश्किल जो हिट थी इस पिच के ऊपर सामने हिट मारना, क्योंकि बॉल राइज कर रहा था। आपने वहाँ पे बंदे रखे हुए हैं, बैट्समैन को कहा जी इधर हिट नहीं मारनी है, सेफ शॉट जहाँ आपने वो खेलने हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे अगर पार्टनरशिप लगी थी सैमी की अगर हम बात करते हैं या साथ उसके मिसबा की बात करते हैं, अटैक करना चाहिए, मिसबा के 2 एजेस लगे, स्लिप में से गए। तो जब 5 विकेटें आपने ले ली हैं 20 रन के ऊपर, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 10 से 12 ओवर्स में आपने इस मैच को ख़त्म कर देना, ऑल आउट करने जाना है। मैच को लंबा लेके जाने की कोशिश की बैट्समैनों ने और उनकी पूरी हेल्प की फ़खर जमान ने, लेकिन जब बैटिंग साइड मैच को लंबा ले जाती है, डीप ले जाती है, मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि बैटिंग साइड। पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें, उसकी बैटिंग की बात करें तो उनके भी चौके छक्के देख लेते हैं। प्रेसिडेंट बाय कैडबरी, हैव अ लुक। आपको नज़र आया यहाँ पे सेमी के एजेस लगे, हवा में बॉल गया, स्लिप मौजूद नहीं थी। मिसबा के एजेस लगे, यहाँ पे स्लिप मौजूद नहीं थी। अगर फ़खर जमान ने वहाँ पे स्लिप रखी होती या एक गली या 2 स्लिप के साथ गए होते, 20 पे 5 विकेटें गिरी हुई थी, तो ये मैच वहीं ख़त्म हो सकता था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे हैं कप्तान, टाइम लिया, प्रॉब्लमेटिक मैच हुआ, लेकिन उसके बावजूद जीत गए। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैच हुआ उसका भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे और उस पर एनालिसिस लेंगे दोनों से। आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। स्टे विद अस। और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू, और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का, बजा दे तू, ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू, और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। बात करेंगे हम अब नेक्स्ट मैच की, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये मैच खेला गया और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल ये मैच 43 रन से जीत गए। लेकिन इससे पहले जो हम मैच की बात कर रहे थे तो ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि वो क्या हुआ फ़खर जमान को, आप खासा अभी हम इन डिस्कशन है, लेकिन संदीप की अगर बात की जाए तो क्या उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, 2 ओवर्स कराएं और ओवरऑल संदीप की जो हाइट इस बनी मूव को मैं फिर कहूँगा कलंदर स्पेशल। तो हर सीज़न आपको उनकी ना काफ़ी स्पेशल मूव्स नज़र आती हैं, कल भी यही हुआ कि उसका अब देखना होगा कि हुआ क्या था। इनफैक्ट हुआ जब ये था कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे, मिसबा बैटिंग कर रहे थे, तो मिसबा ने उनको 2 छक्के लगाए, लेकिन शॉट्स कौन से थे
स्लॉक स्वीप उन्होंने लगाई अगेंस्ट अ लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनका बॉल यहाँ पे पड़ के राइट आर्म लेग स्पिनर का बॉल अवे जा रहा है। तो उमर, अगर आप भी कैप्टन होंगे या बॉलर होंगे और बैट्समैन ये स्ट्रोक लगा रहा है अंडर प्रेशर, 20 रन पे 5 विकेटें जब गिरी हुई हैं, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हाई रिस्क स्ट्रोक है ये। उसमें शायद एक और छक्का लग जाता, लेकिन मिसबा ने उसको हिट मारनी ही मारनी थी क्योंकि मिसबा उसको टारगेट कर रहा था, तो मिसबा की विकेट ले सकता था। लेकिन जो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर था टैरन सैमी, वी ऑल नो कि वो लेग स्पिन को नहीं खेल सकता। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब के ओवर बचा के रखता है कि जब सैमी आएगा, दूसरा वो फिट नहीं है, उसकी मूवमेंट नहीं है, दूसरा उससे गूगली पिक नहीं होती है, तो वहाँ पे संदीप मैच खत्म कर सकता था, लेकिन 2 ओवर करवाए, उनको साइड पे कर दिया गया। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था लाहौर के हारने का। आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न। आई थिंक वो बहुत से रीज़न तो आप कहते हैं, लेकिन संदीप का देखिए, जब मार तो सबको पड़ रही होती है, लेकिन जब आप बड़े शॉट्स लगाते हैं 2-3 बड़े, तो आपका एक बॉल खड़ा जरूर होता है। ये एक कॉमन सी बात है 20 ओवर क्रिकेट में। जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, और डेरन सैमी मोस्ट वल्नरेबल प्लेयर हैं पेशावर के, उनको आप कभी भी कहीं पे रख के आउट कर सकते हैं। आई थिंक यही एक डिसाइसिव मोमेंट था लाहौर के लिए कि उन्होंने उनको आउट करने की तरफ नहीं किया, रादर देन वो एकदम डिफेंसिव हो गए। उनको लगा कि हम जीत गए, हमने 20 पे अगर हम 5 आउट कर लिए तो हम जीत गए हैं। यही एक प्रॉब्लम रहा। आई थिंक यही उनका ईजीनेस रहा है। टीमें हल्की होती हैं, टीमें ईजी हो जाती हैं। आई थिंक यही मोमेंट था जो उन्होंने बात वही है कि इतना यहाँ जिस पोजीशन पर वो मौजूद है, उनको ये चीजें इजी लेनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेशल प्लेस अगर वो होती ना कि 20-30 रन रह गए, जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी उस टाइम 70-80 रन रहते थे, उसमें तो वो 2-3 छक्के भी मिसबा लगा देता, लेकिन साथ ही आउट हो जाता। बिल्कुल। उसके बाद लंबी टेल थी, अगर आप देखते हैं पेशावर जालमी की, मैच खत्म हो सकता था। बट एनीवेज लाहौर और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं, मिसबा से कंटिन्यू कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए, बल्कि पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग डिस्कस करते हैं। 180 रन का टारगेट उन्होंने दिया, जिसे इस्लामाबाद चेज नहीं कर पाए, लेकिन उमर अकमल की अच्छी परफॉर्मेंस रही। अहमद शहजाद ने कल खासी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 73 रन उन्होंने स्कोर किया। कल जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई टॉस कोयटा के लिए, तो फिर आप कह रहे हैं टॉस बाबा कल हार गए। कल वो मैच भी टूटी कि कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से, क्योंकि यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि चेज तो वो कर लेते थे किसी भी टारगेट को, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए 2 मैचेस वो हार चुके थे। जब वो टॉस हारते हैं, मैच हार जाते हैं, तो कल एक बड़ी हमें चेंज PSL के अंदर नज़र आई है कि शायद तीसरा मैच है इस PSL का कि जहाँ आप टॉस हारे हैं, आपकी पहले बैटिंग आई है और उसके बाद आपने वो मैच जीता है। तो कोयटा ग्लैडिएटर इस टाइम तो बेस्ट क्रिकेट खेल रही है, बाकी टीमें पैचेस में खेल रही हैं, लेकिन अगर आप कोयटा की देखते हैं, इवन कि जब वो मैचेस हारे भी हैं तो लास्ट बॉल पे जाके वो हारे हैं, क्लोज मैचेस भी उनके हुए हैं। तो बेस्ट टीम आपको नज़र आ रही है। पहले सिर्फ यही था उमर के वहाँ पे सिर्फ वो कि टॉस जीतेंगे तो कोयटा जीतेंगे, लेकिन अब वो मिथ भी तोड़ दी है उन्होंने। कोयटा, मैं तो अभी भी जब उनके ऑन पेपर टीम देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यार ये जीत कैसे रहे हैं। जो ऑन पेपर बड़ी हल्की टीम है, एक सबसे सस्ती टीम कहा जाता है उनको, लेकिन द वे दे प्लेइंग, आई थिंक सोच उमर में भी आई है। आई थिंक उमर उनकी बॉन्डिंग और उनकी स्ट्रेटजीज देख के तो ये नहीं लगता कि कोयटा हल्की टीम है, लो प्रोफाइल टीम है, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको चीज़ें रिक्वायर हैं, एग्जैक्टली वो उसको फॉलो किया। ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, चेंजेस तब करते हैं जब उनको लगता है कि ये मैच थोड़ा हल्का है, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लड़के को बाहर बिठाना, जैसे कल आजम को खिला है, वंस अगेन वन ऑफ द की है, उनको मालूम है वो क्वालिफाई कर गए हैं, उनको पता है उनका उनकी जो बेस्ट 11 है वो क्या है, उनको ये भी पता है उनकी सेकंड बेस्ट 11 क्या है। तो अपनी स्ट्रेंथ में रह के, अपनी वीकनेसेस में रह के, अपनी लिमिटेशंस में रह के जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान्स को, आई थिंक मैं इसका जो क्रेडिट जो जाएगा सरफराज को तो जाता ही है, बिकॉज वो कैप्टन। आई थिंक मोइन इज़ द काइंड ऑफ जो इन्फ्लुएंस है मोइन खान का, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। ICL के टाइम से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को रन, आपको वसीम भाई को याद होगा, ICL में वो काफ़ी पेश थे, उन्होंने वो क्रिकेट बहुत अरसे से खेली है, और आई थिंक वो प्रॉपर एग्जीक्यूट अपने एक्सपीरियंस को कर रहे हैं उस फ्रेंचाइज क्रिकेट में, और कोयटा को और जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। और सरफराज जो अपने जूनियर्स को वो खासे अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, बार-बार उनको जाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। करें तो दे लुक इन कंट्रोल, चाहे आप हेड कोच की बात करें, चाहे आप कैप्टन की बात करें ना, दे हैव कंट्रोल ऑन थिंग्स। लेकिन कल जो बेस्ट चीज़ हमें मैच की नजर आई, अहमद शहजाद की बैटिंग। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने कुछ फॉर्म शो की थी, लेकिन वो फुल इन कंट्रोल नज़र नहीं आए थे। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है, जो उनका फुटवर्क था, वो इंसिडेंट सबको याद होगा जब उनको बॉल लगा था, थोड़ा सा बॉल से वो हट के खेल रहे थे, लेकिन कल हमने देखा प्रॉपर उनका फुटवर्क बॉल की जानिब हो गए, बॉल को नज़दीक ले रहे थे, स्क्वायर विकेट उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स खेले, और उसके बाद जब सेट हुए डाउन द ग्राउंड उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप बात करते हैं स्ट्राइक रेट की,
110 120 जहाँ तक तो अहमद शहजाद रेडी हैं, लेकिन उनका असल में चैलेंज तभी आएगा जब रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा होगा, उनको 140 प्लस 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। ये उनके लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा। लेकिन अच्छी चीज़ कोयटा के लिए कि ऑलमोस्ट उनकी पूरी टीम ही फॉर्म के अंदर आ गई है। अच्छी बैटिंग भी हमने देखी कल, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो चौके छक्के लगाए गए उस पर नजर डालते हैं। प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। देखिए कल का अगर मैच हम दूसरा देखते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आया देखने का भी, वन साइडेड मैच आपको नज़र आया। लेकिन एक चीज़ जो नोटिसेबल थी, इस्लामाबाद कल थोड़ा बेदीली से खेले। एक तो टीम कॉम्बिनेशन, उसके बाद टैक्टिक्स भी हमने देखा। ठीक है, ड्यू फैक्टर काफ़ी ज़्यादा अबू धाबी में आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कल कि दोनों स्पिनर्स के साथ आगाज़ किया गया, समीत पटेल और शादाब खान के साथ। लेकिन शादाब खान पहले 6 ओवर्स में उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और बैटिंग में भी हमने देखा स्ट्रेंज बैटिंग ऑर्डर नज़र आया। चले तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखना आए थे। होगा कि अब उन्हें कहाँ काम करने की ज़रूरत है और अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करके आना होगा। तो हमें दीजिए आज के लिए इजाजत, आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा 6 बजे फ्रॉम HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज।